हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 51 ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मनी बिल और फाइनेंस बिल का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लोज कर लिया था। ठीक है, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बिल्स जो कि पार्लियामेंट में ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, एंड व्हाट रोल डज लोकसभा राज्यसभा होल्ड्स एंड व्हाट रोल डज प्रेसिडेंट होल्ड्स, ठीक है, इन पासिंग दोज डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स। ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स के बेसिस पे आपके अलग अलग बिल्स हैं। आपका मनी बिल आर्टिकल 110 के लिए है, फाइनेंस बिल 117 के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स जितने भी ऑफर होते हैं वो सारे आपके 368 के बेसिस पे होते हैं, राइट। एंड इन तीन के अलावा जो भी बचे बिल वो आपके ऑर्डिनरी बिल का पार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर में क्लोज करी थी। ठीक है, सो टुडे विल स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक दैट इज़ योर बजट प्रोसेस इन पार्लियामेंट। ठीक है, पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बजट हम आइडली एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें बेसिक चीज़ पता होता है कि भाई जब बजट पेश होता है तो हम सारी चीज़ें बस ये देखते हैं कि भाई कितना टैक्स परसेंटेज बढ़ा या घटा। ठीक है, उसके बियॉन्ड आम जनता को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि बिल का प्रोसेस कैसे होता है, बिल पास कैसे होता है। बट येस, वी एज अ एस्पिरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आपका क्या आता है, अप्रोप्रिएशन बिल्स क्या होते हैं, फाइनेंस बिल क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विल कवर इन टुडेज बेसिक लेक्चर। ठीक है, सो आज का जो कंटेंट रहेगा वो बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन टू बजट है। ठीक है, इसके अंदर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS, इसको हम यूज़ करेंगे बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में बजट इज़ नॉट प्रेजेंट, बजट एज अ वर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये बजट जिसे हम लेमन लैंग्वेज में बजट कहते हैं वो बेसिकली एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल 112 के थ्रू आपका पूरा ड्राइव होता है। तो बजट से रिलेटेड कुछ भी होगा वो आर्टिकल 112 से इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, आगे जाके भी कई आर्टिकल्स आएंगे, जैसे आपका आर्टिकल 116 है, दैट इज़ योर वोट ऑन अकाउंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कमिंग बैक, आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ बजट दैट कंटेन्स योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, विल ऑल्सो डिस्कस आर्टिकल 112। ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, विल गो बैक इन हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड द एक्वर्थ कमेटी। ठीक है, क्योंकि एक्वर्थ कमेटी आपका आज के टाइम पे यूनियन बजट, ठीक है, और रेलवे बजट, ठीक है, 2017 तक ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती थी। ठीक है, आप में से कई लोगों ने न्यूज़ पे देखा होगा कि रेलवे का बजट अलग से पेश होता था और नॉर्मल जो यूनियन बजट है वो अलग से पेश होता था। बट 2017 के बाद इसको वापस एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इवेंचुअली एक्वर्थ कमेटी 1921 के अंदर ही वो सबसे पहले अलग अलग हुआ था। ठीक है, सो ऑन द सजेशन ऑफ दिस एक्वर्थ कमेटी ओनली, पहले भी सेम बिल होता था बट 1921 के अंदर इन दोनों बिल को अलग कर दिया गया, यूनियन बिल, यूनियन बजट और रेलवे बजट को, जो अब वापस 2017 में आके उसको दोबारा मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन विल डिस्कस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बिल प्लस अप्रोप्रिएशन बिल। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, फाइनेंस बिल आपका जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आता है, इट कुड बी इधर थ्रू द टैक्सेस और बॉन्ड्स और लोन जो भी दिया है, वो आपका फाइनेंस बिल के अंदर डिस्कस होता है। और अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर आपका सारा एक्सपेंसेस डिस्कस होता है, खर्चे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, डिफेंस में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, हेल्थ केयर में कितना जा रहा है, पेंशन्स को कितना जा रहा है। ठीक है, अगर हमने किसी वर्ल्ड बैंक से या किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है तो उसको जो पैसा वापस जाता है सब इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो भी सारा आपका एक्सपेंसेस पे ही चार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका अप्रोप्रिएशन बिल का पार्ट होती है। कंबाइंड टुगेदर बोथ आर नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वोट ऑन अकाउंट विच इज़ योर आर्टिकल 116। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब रहता है कि भाई जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है वो हम, डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आगे भी बता दूंगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, करंट फाइनेंशियल ईयर में जब आपका जो ईयर क्लोजिंग होने, मतलब देखो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, और जो बिल आता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली फेब में आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें होती है वो नेक्स्ट ईयर के कोरिस्पॉन्डिंग होती है।
बट अगर किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को इमीडिएटली कुछ पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ अभी, इवन दो वी आर गोइंग आउट ऑफ टॉपिक, बिकॉज डिमांड फॉर ग्रांट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट लेट्स से अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है आपका, ठीक है, उसने 1000 करोड़ की डिमांड करी, ठीक है, और इमीडिएटली लेट्स से फरवरी में हुआ, तो फरवरी के अंदर उसको कोविड से फेस करना पड़ा, मतलब कोविड का जो प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व करना पड़ा। तो वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे क्या रहता है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 1000 करोड़ की डिमांड करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसका 1/6, ठीक है, अगर मैं इसको 6000 करोड़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो 1/6 ऑफ 1000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज अ वोट ऑन अकाउंट ले सकती है गवर्नमेंट से, ठीक है, टू एड्रेस एनी इमीडिएट कंसर्न जिसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 1000 करोड़ जो रहते हैं वो उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट दे सकती है, गिवन द फैक्ट जो उसका डिमांड फॉर ग्रांट है उसमें कुछ आगे डिस्कशंस होते हैं जो बाद में जाके लोकसभा से पास होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे, दिस इज कवर्ड अंडर योर वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। आप में से कई लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं, बट यू गाइज आर नॉट लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग और शेयरिंग द कंटेंट, सो प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो लेट्स बिगिन। ओके, बजट, ठीक है। अब देखो बजट का फंडा क्या रहता है कि आपका मेन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको आपका सारा ओवरव्यू करता है पार्लियामेंट, ठीक है। बेसिकली देश का कुबेर यहीं पे जमा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके टैक्सेस आते हैं, ठीक है। टैक्स 1 हो गया, लेट्स से इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ योर इनकम टैक्स, ठीक है। एक आपका जीएसटी हो गया, ठीक है। एक आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में ले लो, जैसे वैसे तो अभी बंद हो गया, बट फॉर एग्जांपल सेस ले लो, ठीक है। तो ये जितने भी टैक्सेस अगर गवर्नमेंट जो लेती है वो सारा आपका फाइनेंस बिल में आता है, और जो कि रहता है कि भाई कितना रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है, उसे रेवेन्यू डिसाइड किया जाता है और वो आपका फाइनेंस बिल के अंदर आता है। अभी के लिए इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो फाइनेंस बिल के अंदर कंसोलिडेटेड फंड में कितना पैसा आ रहा है या आ सकता है या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू, वो सारी चीज़ें आपका फाइनेंस बिल का पार्ट है, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड में जितना पैसा आया उतना उनमें से कुछ पैसा जाएगा भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपका कुछ पैसा डिफेंस में जाता है, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल समझा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अगर 6000 करोड़ चाहिए तो यहाँ पे हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट खर्च भी करती है ना, ठीक है, एजुकेशन हो गया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर कुछ पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, वो आपका अप्रोप्रिएशन बिल में आता है, अप्रोप्रिएशन बिल, जिसके अंदर आपकी स्पेंडिंग कैलकुलेट होती है, ठीक है। अभी ये मोटा मोटा ये समझो कि पूरा बजट वो है, वो इस गेम का ही आसपास है कि भाई कितना पैसा आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड में और कितना पैसा जा रहा है एज पार्ट ऑफ एक्सपेंस इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज फ्रॉम योर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। अब जो बजट होता है, बजट प्लानिंग 5 ईयर प्लान के जैसा कुछ नहीं होता, बजट प्लानिंग आपकी हर साल के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। बजट प्लानिंग इज डन फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर 2023 चल रहा है, मतलब अभी क्या मतलब 2023 चल रहा है, तो 2024-25 का जो बजट होगा वो आपका अराउंड फेब 2024 में बजट पेश होगा, जो कि आपका 2024 से 2025 तक का बजट डिसाइड करेगा, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बजट एज अ वर्ड, ठीक है, बजट एज अ वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट एज अ वर्ड मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर कभी कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट कहाँ मेंशन है, तो बजट मेंशन नहीं है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, दैट टू अंडर आर्टिकल 112, ठीक है, ठीक है। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसको हम AFS के नाम से लिखेंगे बार बार। तो बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना आपकी 3 चीज़ों को डिफाइन करता है, ठीक है। आपका करंट फाइनेंशियल ईयर, आपका अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर और आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दिस इज FY। ठीक है, तो फंडा क्या रहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस कितनी है, कितनी हुई या कितनी एक्सपेक्टेड है फॉर दीज 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की उन सारी कंसोलिडेटेड डेटा होता है, ठीक है। बेसिकली 3 साल का डेटा होता है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्या आपका एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर मैं 23-24 की बात करूं तो 22-23 में कितना मेरा खर्च हुआ और कितना मैंने रेवेन्यू रिसीव करा है, वो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, एक तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, क्योंकि फरवरी में अगर बजट शोकेस होता है तो फरवरी मार्च आपके 2 महीने का ही डेटा रहता है, ठीक है। तो फॉर रिमेनिंग मंथ्स इसमें क्या रहता है, एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फंडा वही है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया मतलब एक्सपेंडिचर, आया मतलब रिसिप्ट, ठीक है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपका एक्चुअल रहेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का आपका एस्टिमेट रहेगा कि कितना अगले 2 महीने के अंदर मतलब जितने भी महीने बचे हैं उस प्रेजेंट मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के उसका एस्टिमेट, ठीक है। और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी आपका सेम रहता है, प्रपोज्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये डेटा 3 साल का जो होता है बेसिकली वो पूरा प्रोजेक्ट करा जाता है, ठीक है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। लिख लो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स द कंसोलिडेटेड स्टेट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया with income and expenses in consolidated fund of India. Annual financial statement shows the data of 3 years, which is your previous financial year, current financial year and upcoming financial year, ठीक है। Next you write, detail of expense and receipt for current financial year is not handy with the government as the financial year is not over yet and is currently in a lag of 2 months, ठीक है। मतलब वही वाली बात है, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके जो रिमेनिंग मंथ है उसका एस्टिमेट ही रखा जाता है, बिकॉज एकदम से हैंडी नहीं रहता गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये सारा डेटा फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर पे रहता है, ठीक है। तो अगर अभी आप मेरे से पूछो 23-24 में कितना खर्च हुआ और कितना आया, वो मैंने डिटेल नहीं होगी, बट येस मेरे पास 22-23 का कितना डेटा था वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ऑल्सो प्रेसिडेंट of India
cause to lay annual financial statement before both the houses of parliament. ठीक है, प्रेसिडेंट ही बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट भी बोला जाता है, उसको शोकेस करना है. ठीक है, और एक चीज़ लिख लो, बजट मतलब डेफिनेशन लिख लो प्रॉपर. बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लो. बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ proposed expenditure and proposed receipt of government of India for the upcoming financial year, full stop. It contains the proposals for meeting the expenditure in the form of expenses, comma, in the form of expenditures. ठीक है, मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर जो है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपेंडिचर है, मतलब सिर्फ खर्चे ही हैं. इसके अलावा जो आपका लोन रेज करते हो आप गवर्नमेंट का, ठीक है, वो भी आपका एक्सपेंडिचर में ही काउंट किया जाएगा. ठीक है, एंड अदर सोर्सेज ऑल्सो, वर्ल्ड बैंक से ले लिया या एडीबी से ले लिया. ठीक है, हम लोन लेते रहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारा आपका एक्सपेंडिचर ही है जिसमें आपका इंटरेस्ट वापस जाता है. ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ, प्रपोज एक्सपेंडिचर एंड प्रपोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर is defined under budget, full stop. Budget contains a proposal for the meeting the expenditure in the form of expenditure, comma, raising of loans and other sources for the following financial year. Next में लिखो, budget also contains the actual receipt and expenditure of government of India of previous financial year, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, review of the financial year position of government of India in the ongoing financial year इन द फॉर्म ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका एस्टिमेट ही रहेगा बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है. इसके अलावा बजट इज द मनी बिल, तो ये सिर्फ लोकसभा में आता है. ठीक है, और ये प्रेसिडेंट के असेंट पे ही आया जो हमने ऊपर बात करी. ठीक है, और लोकसभा का स्पीकर इसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट्स द बिल एज मनी बिल. ठीक है, तो लिख लो इसको, बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर जनरली ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मनी बिल मतलब जो बजट है उसको इंट्रोड्यूस आपका फाइनेंस मिनिस्टर करता है गवर्नमेंट का. फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. अब वही जो हमने ऊपर डिस्कस करा उसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं. बजट जो है आपका दो चीज़ें कंटेन करता है, वन इज योर एक्सपेंडिचर एंड अनदर वन इज योर रेवेन्यू. ठीक है, अब रेवेन्यू वाला जो पार्ट है कि भाई कितना पैसा आया, वो आपका फाइनेंस बिल के अंदर होता है. बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो बजट है, बजट के अंदर आपका फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल और आपका डिमांड फॉर ग्रांट सारी चीज़ें होती हैं. बट अभी हम ब्रेक डाउन करके बस इतना समझ रहे हैं कि बजट के अंदर आपकी दो चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू. और रेवेन्यू आपका अलग से जो फाइनेंस बिल होता है उसके अंदर मेंशन होता है, और एक्सपेंडिचर जो है वो आपका अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर. ठीक है, लिख लो, बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज योर एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज योर रेवेन्यू. रेवेन्यू पार्ट इज प्रोवाइडेड इन द फाइनेंस बिल एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट इज रेफर्ड एज अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर जो फाइनेंस बिल है, जो मैंने आपको बताया, फाइनेंस बिल mainly proposes taxes for following year. ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जब बजट आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या टैक्सेस हैं, क्या टैक्स स्लैब में ऊपर नीचे कुछ हुआ है, कम ज़्यादा हुआ है या नहीं.
वो बेसिकली आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंस बिल के अंदर डिक्लेयर करती है कि भाई ठीक है, अगले साल जो आपका टैक्स का स्लैब है उसमें अभी जैसे 5 लाख तक टैक्स फ्री है, ठीक है, तो हो सकता है मतलब ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से 5 लाख है, बट नए के हिसाब से 7.5 लाख भी जा सकते हो। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी दिन ये बोला कि भाई अब से 8 लाख तक की जिसकी इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई, तो उसके बेसिस पे वो चीज़ आपकी रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगी और वो इवेंचुअली आपका फाइनेंस बिल के अंदर डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो फाइनेंस बिल मेनली प्रपोजेज द टैक्सेस फॉर द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल जो रहता है, अप्रोप्रिएशन बिल प्राइमरी कंटेन्स द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल का अंदर आपका ऑब्वियसली जो मैंने ऊपर बताया एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इस एक्सपेंडिचर का एक टाइप होता है डिमांड फॉर ग्रांट, डीओजी, ठीक है। वैसे DFG होता है, सॉरी DOG क्यों लिख दिया, समझ दिया है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट, अभी हम आगे जाके समझेंगे कि डिमांड फॉर ग्रांट होता क्या है। बेसिकली इन अ नटशेल मैं बताऊं, अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर आप एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंडिचर आपके मिनिस्ट्रीज़ के जो खर्चे हैं या मिनिस्ट्रीज़ की जो आस्क है उसको कैलकुलेट रख के, उसको माइंड में रख के ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर आज के टाइम पे मैं बोलूँ कि कोविड के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबसे ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने डिमांड रखी 10,000 करोड़ की, ठीक है। तो 10,000 करोड़ के अंदर वो अपना पूरा ब्रेकडाउन लिख के भेजते हैं, इसको मतलब आगे हम समझेंगे। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होती हैं, वो उसको स्क्रूटनाइज करती हैं, बट इन नटशेल ये समझो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अगर बोला कि भाई हमें 10,000 करोड़ चाहिए बिकॉज कोविड है और हमें रिसर्च करनी है, हमें वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है, हमें वैक्सीन को ईजिली लोगों तक अवेलेबल कराना है, तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 10,000 करोड़ की डिमांड रखी, ठीक है। अब वो डिमांड अगर रखी गई है तो ऑब्वियसली क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही वो पैसा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो इसलिए आपका डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो एक्सपेंडिचर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आपका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन योर फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर वोट ऑन अकाउंट। दिस इज मेंशन अंडर योर आर्टिकल 116, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि भाई जब आपका बजट आ रहा है आपका फरवरी फर्स्ट वीक या जनवरी लास्ट वीक में, ठीक है, और पूरे प्रोसेस में लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली, वोटिंग वगैरह होती है, पास होता है लोकसभा से, सारी चीज़ें होती हैं, वो करंट फाइनेंशियल ईयर्स के बियॉन्ड चला जाता है, ठीक है। कि भाई अभी जैसे 2023-24 का चल रहा है, तो अगर अभी आज के टाइम पे लेट्स से अगले साल फरवरी के अंदर दोबारा से कोविड आ गया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला था कि भाई हमें तो 10,000 करोड़ का डिमांड फॉर ग्रांट चाहिए, बट ऑल ऑफ अ सडन हमारे एक्सपेंसेस और शूट अप हो गए, तो उन्होंने बोला कि भाई अब हमें 12,000 करोड़ चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली उन्होंने बोला था 10,000 करोड़, 10 की करोड़, अरे रुक जाओ, 10 की करोड़, ठीक है। और फरवरी में आते आते मतलब इनिशियली जो डिमांड रखी थी वो 10,000 करोड़ की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो शूट अप हो गई 12,000 करोड़ पे। अब भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, मतलब वो डिमांड फॉर ग्रांट का ऑडिट होगा, या फिर जब आपका डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड कमेटी जिसको DRSC बोलते हैं, वो स्क्रूटनी करती हैं कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डिमांड रखी है 10,000 करोड़ की वो वैलिड है या नहीं, उसके बेसिस पे अपनी वो रिपोर्ट फाइनल करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को होने में हो सकता है कि बहुत ही क्रूशियल टाइम चला जाए, ठीक है, बिकॉज अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पैसे चाहिए और ये सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली इट माइट कॉस्ट अस सम लाइफ, राइट। तो यहाँ से अगर इन्होंने बोला कि भाई हमें 12,000 करोड़ चाहिए, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में तो ये पॉसिबल नहीं है इफ़ यू गो थ्रू बाय द रूल्स। मतलब जो बजट है, बजट तो आपका पास होते होते 2-3 महीने लगा ही देता है, क्योंकि वो अभी लोकसभा में भी जाएगा, लोकसभा में डिस्कशन होगी, देन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी आपका फाइनल ऑडिट करके देंगी, उस पर डिस्कशन होगा, कट मोशन अगर किसी ने लगा दिया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर ये चीज़ डिले हुई तो देर इज़ अ प्रोविजन नोन एज वोट ऑन अकाउंट। इसके बेसिस पे टोटल डिमांड का 1/6
1/6 ऑफ टोटल डिमांड, ठीक है। तो 1/6 आपका 2000 करोड़ इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल जाएगा, बिकॉज ये प्रोविजन वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे लिया गया, ठीक है। और उसमें यही रहता है कि 1/6 जो रहता है आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट, वो टोटली आपको मिल जाता है बिना किसी आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन के, सो दैट कोई भी अगर क्रिटिकल चीज़ है अगर उसको करनी है तो उसमें पैसे की वजह से डिले ना हो, ठीक है। तो यही आपका होल एज अ कॉन्सेप्ट है वोट ऑन अकाउंट का, तो इसको लिख लो, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। एज अ होल प्रोसेस ऑफ बजट beginning with its proposal and ending with the voting of demand on grants and eventually passing of the appropriation and finance bill, the process goes beyond current financial year, and thus a provision has been provided in the constitution empowering the Lok Sabha, ठीक है, ये आपका लोक सभा ही निकालेगा, empowering the Lok Sabha to make any grant in advance through vote on account, ठीक है। तो अगर उन्होंने 12,000 करोड़ की डिमांड करी थी तो उसमें से 1/6 जो 2,000 करोड़ है वो लोकसभा इमीडिएटली पास कर सकता है फॉर द यूसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, वोट ऑन अकाउंट अलाउज गवर्नमेंट टू कीप स्पेंडिंग मनी अंटिल द बजट इज फॉर्मली पास्ड, फुल स्टॉप। नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट इज टेकन फॉर 2 months विच अलाउज गवर्नमेंट टू स्पेंड 1/6 ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ ग्रांट विच वॉज रिक्वेस्टेड इन द बजट, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ डिस्कस करा है। लेट्स से 10,000 करोड़ था, इवेंचुअली उसने देखा कि भाई 12,000 करोड़ जाएगा बिकॉज 2,000 करोड़ की इमीडिएट नीड हो गई, तो टोटल में से वो निकालना चाहे तो 1/6 इमीडिएटली करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पैसे निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसमें लोकसभा सिंपली उसको बाय कन्वेंशन अप्रूव कर देता है, बिकॉज उसको भी पता है कि अभी जब बिल पास होगा उसमें डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का ऑडिट भी आएगा, तो ऑब्वियसली अगर जो फाइनल अमाउंट जो रिलीज़ होना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए उसमें से वो 2,000 कट करके निकाल सकते हैं या हो सकता है उससे ज़्यादा कट कर लें, तो वो फाइनल पावर रहती लोकसभा के पास है। बट येस, एकदम से अगर कोई इमीडिएट टास्क आ गई है तो उसके लिए वो 2,000 करोड़ मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज कर सकते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो दिस प्रोविजन इज नोन एज वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिखो, वोट ऑन अकाउंट कैन बी अलाउड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑल्सो इफ इट फेल्ट दैट द पासिंग ऑफ बजट कैन टेक मोर देन 2 months, ठीक है। Vote on account as convention is passed by Lok Sabha without having any discussion on it, full stop. It is passed by Lok Sabha every year after the general discussion on the budget is over, ठीक है। So एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई ये दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। डिमांड ये सारी चीज़ें हम जो रहता है आपका डिमांड ऑफ ग्रांट, सॉरी DFG सॉरी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। देन यू हैव योर DRSC, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर का है। DFG हम पढ़ेंगे, DRSC पढ़ेंगे, देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ बजट इन पार्लियामेंट, पूरा समझेंगे कि भाई कब लोकसभा में आ रहा है, कितना राज्यसभा का रूल है, कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। देन विल ऑल्सो डिस्कस कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ कट मोशंस, एप्लीकेशन ऑफ गुलिटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो और डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, डिटेल्स के अंदर फ्लो समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। पूरा हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है, तो बजट आपको थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज इसमें आपके प्रोसेस बहुत लंबा है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे होते तो बात अलग होती, क्योंकि अभी हम इसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।